सामान्य लक्षण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, यानी वह अपने भोजन और पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इस जगत के जितने भी जीव हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर का संगठन एक से अधिक कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय अवस्था कहते हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया जंतु जगत की जो भी कोशिका होती है वो आधुनिक कोशिका होती है, यानी इस आधुनिक कोशिका में, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में गुणसूत्र जो है वो केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, और क्रोमेटिन पदार्थ जो हैं, आनुवांशिक पदार्थ, वो छोटे और मोटे होकर गुणसूत्रों का रूप लेकर केंद्रक झिल्ली से केंद्रक में पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य में अन्य कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय इत्यादि पाए जाते हैं। इसलिए जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका का संगठन लिए हुए होते हैं। तो इस जंतु जगत के जीव विषमपोषी, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। दूसरा, चूंकि ये विषमपोषी होते हैं, यानी अपने फूड के लिए ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी होने के कारण ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब पादप जगत पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि पादप जगत के अधिकांश पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं और वो उत्पादक होते हैं, और पूरी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में वो फूड का, एनर्जी का, ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जंतु जगत के जो भी जीव हैं वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर पौधे पर ही निर्भर करेगा, और इनमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन नामक रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है या वसा के रूप में होता है, जो वसा कणिका के रूप में जो है वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, या ग्लाइकोजन के रूप में जो भी संचित भोजन होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, और जब भी जरूरत होती है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के ऊर्जा निकाली जाती है। जंतु जगत के जितने भी पौधे होते हैं उनमें वृद्धि, जनन व मानसिक विकास होता है, मतलब उनमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, नए नए लक्षण बनते हैं, और मानसिक विकास भी इनका बहुत अच्छा होता है। तो जंतु जगत का सबसे आधुनिक जाति जो है वो क्या है, मानव जाति है। सबसे आधुनिक जाति, सबसे एडवांस, सबसे विकसित जो जंतु की जाति है वो कौन सी है, मानव जाति है। तो हम लोगों के पास जो है वो ब्रेन पाया जाता है, दिमाग, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा या बुरी बातों को सोच विचार कर सकते हैं। तो मानसिक विकास भी जंतु जगत के जीवों में होता है। ये चलन में सक्षम होते हैं, मतलब क्या कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकते हैं, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैर पाया जाता है या पैर नामक संरचना पाई जाती है, और इनमें संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। संवेदी अंग जिसे हम जानते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये संवेदी अंग होते हैं। तो कुछ जंतु में संवेदी अंग और तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग दोनों पाए जाते हैं, और इनमें लैंगिक जनन नर व मादा के संगम से होता है। तो नर के अंदर नर युग्मक बनता है और मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है, और दोनों अगुणित होते हैं, और दोनों जो है वो निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो कि द्विगुणित होते हैं, और युग्मनज बार बार समसूत्री विभाजन से नए जंतु के जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जंतु जगत के बारे में। अब हम बात करते हैं वायरस, विरोइड और लाइकेन। ये ऐसे टॉपिक है जिसे विटकर के द्वारा अपने वर्गीकरण प्रणाली में इन्हें कोई स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जब विटकर का वर्गीकरण आया था
तो उस समय इन वायरस, वायरियोड या लाइकेन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी नहीं थी। इसलिए इनको किस वर्ग में रखें, कहाँ रखें, ये विटकर अपने वर्गीकरण पद्धति में नहीं कर पाए। तो वायरस क्या होता है? वायरस शब्द लेटिन भाषा का है। लेटिन लैंग्वेज से वायरस का शब्द बना हुआ है, लेटिन भाषा का, जिसका मतलब होता है तरल विष। तरल विष। वायरस की खोज डी इवानोरुकी ने 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के कारण के रूप में किया था। तो वायरस की खोज जो है वो डी इवानोरुकी ने 1892 में तंबाकू की पत्ती के अंदर जो मोजेक बीमारी होती है, उस मोजेक बीमारी के कारक के रूप में किया था। मतलब उसमें मोजेक बीमारी जो फैलाता है वो कौन फैलाता है? वायरस फैलाता है। तो सर्वप्रथम वायरस की खोज किस में हुई? तंबाकू में मोजेक रोग के कारक के रूप में हुआ। और उसके बाद 1835 ईस्वी में स्टेनली ने वायरस को क्या किया? क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। चूँकि वायरस के लिए एक इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य ये है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है। क्योंकि वायरस को जब तक लिविंग यानी जीवित कोशिका नहीं मिलती है, जब तक ये केवल एक जब तक ये केवल एक रासायनिक पदार्थ के रूप में क्रिस्टल बना के रहती है। और जब इन्हें जीवित कोशिका मिल जाती है तो उस जीवित कोशिका की मशीनरी को यूज करके ये हानिकारक प्रोटीन बनाते हैं और साथ ही साथ अपना जो न्यूक्लिक अम्ल जो कि इनके अंदर डीएनए, आरएनए कोई भी हो सकता है, उसका प्रतिकृति करके नए वायरस को बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस जब तक जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं रहेगा, जब तक वो केवल एक रासायनिक पदार्थ की तरह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और जैसे ही उसे जीवित कोशिका मिल जाती है, वो जीवित कोशिका की मशीनरी को यूज करके अपना आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिलिपि बनाता है, जिससे नए नए वायरस बनते हैं। वायरस के कुछ विशेष लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, वायरस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। यह अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में मिलते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वायरस का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब ये स्वतंत्र होंगे तब ये निर्जीव पदार्थ की तरह रहेंगे, केवल एक रासायनिक पदार्थ की तरह रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन्हें अपना अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी मिल जाता है, तो उस परजीवी के अंदर, कोशिका के अंदर, अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर घुसकर ये पाए जाते हैं और ये जीवित हो जाते हैं। अपने परपोषी की कोशिका के संपर्क में जैसे ही आते हैं, अपने परपोषी के कोशिका द्रव्य में जैसे ही रासायनिक पदार्थ को, अपना वायरस का रासायनिक पदार्थ को छोड़ा जाता है परपोषी के कोशिका द्रव्य में, तब ये क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। यानी उसी कोशिका, परपोषी कोशिका की मशीनरी को यूज करके अपने लिए जो जरूरी प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण करती है। एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है वायरस में। वैसे आपको बता दें कि वायरस में कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। वायरस कोई कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। वायरस में कोई कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है। वायरस में कोई कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। तो केवल वायरस में पाया जाता है प्रोटीन का आवरण, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और उस प्रोटीन के आवरण में जो है वो बंद रहता है, घिरा हुआ रहता है उसका आनुवंशिक पदार्थ, जो कि डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होता है। तो वायरस में दो ही चीज़ें पाई जाती है, आनुवंशिकी पदार्थ जिसे हम लोग डीएनए या आरएनए कहते हैं, और प्रोटीन का कवर। तो इसमें जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वायरस के बाहर का आवरण जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और अंदर जो है वो कैप्सिड के अंदर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए घिरा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका संवर्धन कृत्रिम माध्यम में संभव नहीं है, क्योंकि ये जीवित तो होता ही नहीं है। तो इनका संवर्धन हम लोग कृत्रिम माध्यम में कैसे कर लेंगे? कृत्रिम माध्यम में उसी का हम लोग संवर्धन कर पाएंगे जिसकी जीवित कोशिका होगी। क्योंकि वायरस क्या है? जब तक अपने परजीवी के संपर्क में नहीं आता है, जब तक ये क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। इसलिए इसे जो है हम लोग प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम से संश्लेषित नहीं कर सकते। इनमें चूंकि हम जान रहे हैं कि कोई कोशिकीय संगठन वायरस में नहीं पाया जाता है, कोई कोशिकीय संगठन वायरस में नहीं पाया जाता, तो वायरस के अंदर जो है अपनी उपापचयी क्रियाओं से संबंधित एंजाइम व
प्रोटीन निर्माण के लिए कोई तंत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो जीवित कोशिका होगी उसी जीवित कोशिका के अंदर तो कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, और कोशिका द्रव्य के साथ साथ बहुत सारे कोशिकीय अंगक पाए जाएंगे जो कि उस कोशिका को अलग अलग कार्यों में क्या करेंगे, मदद करेंगे। चूंकि वायरस के पास कोशिका द्रव्य नहीं है तो उसके अंदर जो है वो अनेक उपापचयी क्रियाओं से संबंधित एंजाइम और प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ का कोई तंत्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोशिकीय संगठन पाया ही नहीं जाता है। वायरस में डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण कर, वायरस जो है, मैंने अभी आपको बताया कि वायरस क्या करता है, सर्वप्रथम अपना आनुवांशिकी पदार्थ को परपोषी कोशिका के कोशिका द्रव्य में डाल देता है, और अपना आनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए या आरएनए होता है ना, और उसको बनाता है किससे, परपोषी की कोशिका की मशीनरी को यूज करके। तो वायरस परपोषी कोशिका में जाकर डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है, यानी अपना आनुवांशिकी पदार्थ और प्रोटीन का संश्लेषण करके नया वायरस बनाता है। यानी जब ये परपोषी कोशिका के संपर्क में रहेगा, परपोषी कोशिका के अंदर रहेगा, तभी ये जनन की क्रिया अपना करेगा कोशिका विभाजन के साथ साथ। और जो कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक एंजाइम चाहिए होंगे, जो आवश्यक प्रोटीन चाहिए होंगे, वो एंजाइम और प्रोटीन वायरस किससे ले लेगा, परपोषी कोशिका की मशीनरी को उपयोग में लेकर वो बना लेगा। आया आपको समझ में? तो वायरस क्लियर हो गया। वीरोइड क्या होता है? तो सबसे पहले वीरोइड की खोज जो है 1971 में डाइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उन्होंने बताया कि वायरस से वीरोइड अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि वीरोइड में केवल आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जो भी वो कौन सा होता है, आरएनए। कौन सा होता है? जबकि वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ था वो दोनों तरह का था, डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी पाया जा सकता था, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रोटीन का कवर भी पाया जाता था, जो कि न्यूक्लिक अम्ल को या आनुवांशिक पदार्थ को घेरे हुए रहती थी। लेकिन वीरोइड के अंदर कोई प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, केवल नग्न एक रज्जु की आरएनए पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और उस आरएनए का आणविक भार भी जो है वो वायरस के आरएनए के आणविक भार से क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन अगर आ गया कि वायरोइड और वायरस में क्या अंतर है, तो आप लिख लीजिएगा कि वायरस में जो है वो न्यूक्लिक अम्ल या जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं वो आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक पाए जा सकते हैं, और ये आनुवांशिक पदार्थ जो है वो प्रोटीन के आवरण से ढका हुआ रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कप्सिड। लेकिन वीरोइड में केवल आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, वो भी कौन सा, आरएनए एक रज्जु की, वो भी कौन सा, एक रज्जु की आरएनए पाया जाता है, जिसका आणविक भार वायरस के आरएनए के आणविक भार से बहुत कम होता है। वायरोइड समझ गए आप अच्छी तरीके से? तो वायरोइड क्या है? वायरोइड की सर्वप्रथम खोज किसने की? डाइनर ने किया 1971 ईस्वी में, और उन्होंने बताया कि वीरोइड जो है अति सूक्ष्म यानी बहुत सूक्ष्म एक रज्जु की सिंगल स्टैंडर्ड और आरएनए वाले परजीवी होते हैं, और वीरोइड का आरएनए कम आणविक भार का होता है वायरस के बजाय। मतलब वायरस का जो आरएनए पाया जाता है उसका आयनिक भार जो है वो वीरोइड के आरएनए के आयनिक भार से क्या होता है, ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आरएनए जो है वो वीरोइड के अंदर केवल एक रज्जु की पाया जाता है, जबकि वायरस के अंदर किसी वायरस के अंदर आरएनए जो है वो द्विरज्जु की पाया जाता है। तीसरा अंतर कि वायरस के अंदर जो है वो आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, कप्सिड। लेकिन इस तरीके का आवरण वीरोइड में नहीं पाया जाता है। अब है बात करते हैं लाइकेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि लाइकेन जो है वह एक सहजीवी संबंध होता है दो जीवों के अंदर, यानी एक कवक और एक शैवाल। एक कवक और एक शैवाल जब आपस में अंतर संबंधित होकर दोनों को अलग अलग कार्यों में लाभ पहुंचाते हैं, तो उस तरीके के संगठन को हम लोग कहते हैं सहजीवी संगठन। तो सहजीवी संगठन में दो जो सजीव आपस में एक साथ रहते हैं, वो दोनों को एक दूसरे को दोनों जो है वो लाभ पहुंचाते हैं, हानि किसी को नहीं पहुंचाते। तो लाइकेन भी क्या है, एक सहजीवी संगठन है, जो कि एक शैवाल और एक कवक के अंतर संबंध से बना हुआ होता है। शैवाल व कवक परस्पर मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, अर्थात दोनों में परस्पर
सहवासी पाया जाता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो लाइकेन सहजीवन का उत्तम उदाहरण है। लाइकेन के कवक घटक को हम लोग कहते हैं कवकांश माइक्रोबायोएंट, और शैवाल के घटक को कहते हैं सेवांश शैवालांश यानी फाइकोबायोएंट। चूंकि हम जानते हैं कि शैवाल जो है वो स्वपोषी होता है, अपना खाना जो है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस से खुद बना लेता है, क्योंकि इसके पास उच्च पादपों के समान क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यह अपना प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण खुद कर देता है, और भोजन को किसको देता है? कवक घटक को देता है। और कवक घटक बदले में क्या करता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके शैवाल को देता है, जिससे कि शैवाल आसानी से प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो हमने देखा कि कवक और शैवाल दोनों ने एक दूसरे का क्या किया? मदद किया। शैवाल ने क्या किया? शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद जो फूड बना, खाना बना, और उस खाने को कवक को दिया, तो कवक न्यूट्रिशन ले लिया, पोषण ले लिया, किससे? शैवाल से। और बदले में कवक ने क्या किया? मिट्टी के अंदर से जो जल और खनिज लवणों को जो अवशोषित किया, साथ ही साथ शैवाल को आश्रय दिया, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइकेन एक ऐसा सहजीवी संगठन है किसी एक शैवाल का एक कवक के साथ, जिसमें शैवाल के घटक को शैवालांश या फाइकोबायोएंट कहते हैं, और कवक के घटक को माइक्रोबायोएंट या कवकांश कहते हैं। तो शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वपोषी होता है, और अपना जो भी फूड बनाता है, खाना बनाता है, वो कवक को उपलब्ध करवाता है। तो कवक जो है वो पोषण किससे लेते हैं? शैवाल से लेते हैं। बदले में कवक जो है वो मिट्टी के अंदर से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जो कि शैवाल को देता है, और साथ ही साथ शैवाल को शेल्टर आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन जो है वो आपको प्रदूषक के अच्छे संकेतक होते हैं। जहां पर प्रदूषण हुआ वातावरण में, जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे। यानी लाइकेन उसी आवास में उगेंगे जहां का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, प्रदूषण नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं हो। तो लाइकेन जो है वो अच्छे प्रदूषक के संकेतक है। जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर लाइकेन जो है वो नहीं उगेंगे। यानी जहां पर लाइकेन उग रहा है, इसका मतलब वहां का वातावरण क्या है? शुद्ध है। जहाँ पर लाइकेन उगा, इसका मतलब वहाँ का वातावरण क्या है? शुद्ध है। तो हमने आज के टॉपिक में जंतु जगत, विषाणु विरोध और लाइकेन के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कितना मिनट का? 17।